जय हिंद अल्फा स्क्वाड। तो कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब पे। तो मेरा नाम है अमन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एसिड बेस और सॉल्ट। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 या कह सकते हैं लास्ट लेक्चर एसिड बेस और सॉल्ट का। इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। इसमें हम बात करेंगे लेक्चर में कुछ सब्सटेंस और उसकी पीएच वैल्यू की, और साथ में बात करेंगे हम सॉल्ट के टाइप और बफर सोल्यूशन की। तो चलिए फिर इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्सटेंस दिए हैं, कुछ उनकी पीएच वैल्यू दी है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एनडीए में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इस सब्सटेंस की पीएच वैल्यू क्या होगी। हो सकता है आपको डायरेक्टली उसकी पीएच वैल्यू याद ना रहे, लेकिन पढ़ते रहेंगे तो आपको वो फिगर याद रह जाएगा, उसके थोड़ा बहुत अराउंड आपको याद रह जाएगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 मोलर HCl या 1 मोल यानी 1 m का मतलब है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो 1 मोल HCl की जो पीएच वैल्यू होती है 0.5। बैटरी एसिड की जो पीएच वैल्यू होती है वो 0.5 होती है। एंटेस्टाइन जूस की पीएच वैल्यू बोले तो हम वो 1.5 होती है। एंटेस्टाइन जूस एंटेस्टाइन के अंदर निकलता है, ठीक है, तो जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके बाद लेमन जूस की कहें तो वो 2.4 पीएच वैल्यू है। विनेगर की 3 है, वाइन की हमारे पास 3.2 है, टोमेटो की 4.2 है, और बियर की हमारे पास है 4.3, कॉफ़ी की 4.925। फिर हम बात कर रहे हैं वेपर की, जो कि वेपर, यहाँ हम वेपर की जो बात कर रहे हैं वो हमारे पास जो एयर में हमारी वेपर है उसकी हो रही है, ठीक है। तो वेपर की जो पीएच वैल्यू है 5.5 है। एयर में जो नॉर्मली वेपर रहती है, अगर आप वेपर बना रहे हैं तो उसकी नहीं, ठीक है। अगर हम प्योर वाटर से वेपर बनाएंगे तो उसकी अलग होगी। और फिर हम बात करें यूरिन की जो पीएच वैल्यू होती है वो 5.5 से 7.5 के बीच में होती है। ये इसकी रेंज है, ठीक है। वो मैटर करती है कि किस तरह से यूरिन में एसिड की जो क्वांटिटी है वो कितनी ज़्यादा है। फिर मिल्क की बात करें, मिल्क की जो पीएच वैल्यू होती है वो 6.4 होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम प्योर वाटर की बात करें तो प्योर वाटर की 7 होती है। यहाँ आपको सबको पता होता है कि जो प्योर वाटर होता है न्यूट्रल होता है, तो इसको मिटाकर आगे भी देखते हैं हम कितनी होगी। तो चलिए आगे हम देखते हैं सलाइवा की बात करते हैं। सलाइवा का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.2 होता है। ह्यूमन ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 होता है। और टीयर की बात करें तो टीयर्स का जो पीएच वैल्यू होता है वो भी 7.4 ही होता है। एग की बात करें तो एग का जो 7.8 होता है पीएच वैल्यू। बेकिंग सोडा की बात करें तो 8.4 होता है पीएच वैल्यू। अमोनिया की अगर हम देखें तो अमोनिया 11.5 होता है। लाइम स्टोन में हमारा होता है 13। और 1 मोल NaOH, 1 मोल का मतलब मैंने आपको पीछे बताया था, 1 मोलर कंसंट्रेशन उसकी है, तो वो हमारे पास है 14। तो यहाँ पर देखते हैं ये हमारे पास सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर का है। और हमने शुरू में देखा था तो 1 मोल HCl था, 0.5 था, सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर का था। तो इसको रब करके हम चलते हैं आगे। तो चलिए अब बात करते हैं हम इंडिकेटर की। अब ये इंडिकेटर क्या होते हैं पहले वो समझ लेते हैं। इंडिकेटर या तो ऐसे कोई नेचुरल या हमारे आर्टिफिशियल सब्सटेंस होते हैं जो एसिड या बेस के साथ उसके कांटेक्ट में आने पर अपना कलर चेंज करके या मे बी अपनी स्मेल चेंज करके, ऐसे कुछ इंडिकेटर और भी होते हैं लेकिन उनके बारे में इतना नहीं पढ़ना होता है। लेकिन जो ये इंडिकेटर है वो क्या करते हैं, अपना कलर को चेंज करते हैं और उसके हिसाब से ये किसी सब्सटेंस के एसिड या बेस होने को बताते हैं। अब एक पर्टिकुलर कलर इनका होता है पहले से, मे बी हो सकता है ये कलर लेस हो, लेकिन उसके बाद जब ये एसिड के संपर्क में आएंगे यानी कांटेक्ट में आएंगे तो कलर अलग देंगे, और बेस के कांटेक्ट में आएंगे तो अलग कलर देंगे। सबसे हमारे जो फेमस है वो है लिटमस। तो लिटमस पहले आपको ध्यान रखना है कि ये लिटमस होता है एक सॉल्यूशन होता है। उसके बाद लिटमस पेपर बनाया जाता है, तो वो सॉल्यूशन में ही पेपर को डुबाकर बनाया जाता है, बाद में उसको सुखा लेते हैं। अभी जो लिटमस होता है वो लिचिन नाम के एक प्लांट से मिलता है हमको, जो कि थैलोफाइटा ग्रुप का होता है। तो ये ध्यान रख लें कि कौन से प्लांट से निकाला जाता है, लिचिन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसका कलर पर्पल है अगर लिटमस का, तो पर्पल लिटमस एसिड के साथ जब कॉन्टेक्ट में आता है तो रेड हो जाता है, ठीक। उसके बाद अगर वो बेस के साथ कॉन्टेक्ट में आता है तो वो ब्लू हो जाता है। मेथाइल ऑरेंज या मेथाइल रेड सेम रहेगा। मेथाइल ऑरेंज होता है, मेथाइल रेड कलर का होता है, ठीक। अब मेथाइल ऑरेंज या मेथाइल रेड दोनों में से कोई भी अगर एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो रेड ही रहेगा, और अगर वो बेस के कांटेक्ट में आता है तो वो येलो हो जाएगा। फिर आता है फिनोल्फ्थलीन, ठीक है, तो इसका कलरलेस होता है, और जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तब भी ये कलरलेस ही रहता है, यानी इसके कलर में कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। इसका मतलब जो सब्सटेंस है वो एसिड है या एसिडिक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिनोल्फ्थलीन जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो वो पिंक हो जाता है, ठीक। बात करते हैं टर्मरिक की, जो टर्मरिक प्लस बेस अगर हम बेस के कांटेक्ट में आता है तो हो जाता है रेडिश ब्राउन। ये वैसे तो मुझे लगता है कि आप पूछा जाएगा, नहीं पहले अभी पूछा गया था पिछले एनडीए में कि जो अगर हम जैसे हल्दी का दाग कपड़ों पर लग जाता है तो उसे साबुन से धोने के बाद वो किस रंग का हो जाएगा, तो वहाँ ऑप्शन थे कि कौन कौन सा रंग हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको ये लगाना था, क्योंकि टर्मरिक जो होता है, टर्मरिक बेस पे जब इफेक्ट होता है तो वो कैसे रेडिश ब्राउन हो जाता है। फिर हमारे पास जितने भी हमारे सर्फ या साबुन होते हैं, सोप होते हैं, वो सभी कहते होते हैं बेसिक होते हैं। तो जब बेस उस टर्मरिक के साथ या टर्मरिक का जो स्टेन है उसके साथ जब वो
क्रिया करेगा, रिएक्शन करने के बाद वो कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तो शुरुआत में क्या होता है कि जैसे ही आप धो रहे होते हैं कपड़े को तो सब साबुन उसके संपर्क में आएगा तो क्या होगा, पहले वो आपको कैसा दिखेगा, पीला सा ही दिखेगा, ठीक, पहले रेडिश ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, पहले आप जब धो रहे होंगे तब रेडिश ब्राउन होगा, ठीक है। उसके बाद जब धो के आप फिर से सुखा लेंगे, उसके बाद जब वहाँ से वो बेस हट चुका है तो फिर से जो टर्मरिक है वो फिर से अपने ही रंग की यानी येलो हो जाएगी। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये कलर चेंज होने का क्रम है कि पहले एक स्टेन है जो किसी येलो या टर्मरिक का स्टेन है जो येलो होगा, फिर जब वो धो रहे होंगे तो वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा क्योंकि वो उस टाइम पर बेस के कांटेक्ट में होता है, ठीक। और जब आप उसको धोकर सुखा देते हैं, मतलब पानी वगैरह से धो दिया फिर सुखा दिया, उसके बाद फिर से येलो ही हो जाएगा, ठीक। रेड कैबेज जूस की बात करें तो रेड कैबेज जूस में इसका कलर तो रेड होगा ही, वहाँ पे आप समझ ही गए होंगे रेड कैबेज जूस। तो जब एसिड के साथ कांटेक्ट में आता है तो रेड ही रहता है, और रेड कैबेज जूस जब बेस के साथ कांटेक्ट में आता है तो ये ग्रीन हो जाता है। तो इसको मिटाते हैं और फिर हम आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं बफर सोल्यूशन की। देखिए बफर सोल्यूशन आपने पढ़ा भी होगा 11th में, आपके पास फिजिक्स वो केमिस्ट्री रही होगी, तो वरना कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। यहाँ पर बफर सोल्यूशन देखो क्या होता है। सिंपली एक सॉल्यूशन होता है, यहाँ एसिड और या बेस का होगा, दो तरह के बफर सॉल्यूशन होते हैं, इसके बाद अभी आगे करेंगे हम। लेकिन बफर सॉल्यूशन बेसिकली ऐसा सॉल्यूशन है जो कि अपने पीएच को बैलेंस रखता है, यानी उसका जो पीएच है जितना उसको उतना ही रखता है, मेंटेन रखता है, उसको चेंज नहीं होने देता है। तो पीएच में जो भी चेंज होता है उसको ये रेजिस्ट करता है। अब ये पीएच में चेंज को कैसे रेजिस्ट करता है वो हम देखेंगे। अब पीएच में अगर आपको किसी को चेंज करना है तो दो तरीके हैं उसको करने के, या तो उसमें एसिड ऐड कर दें या आप बेस ऐड कर दें, ठीक है। अब एसिड अगर आप ऐड करेंगे तो उसका पीएच कम हो जाएगा, बेस ऐड करेंगे तो पीएच ज़्यादा हो जाएगा। पर बफर सॉल्यूशन इन दोनों को ही रेजिस्ट करता है, वो नहीं चाहता कि उसका पीएच जो है वही रहे, ना घटे ना बढ़े, ठीक है। तो वो क्या करता है, बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट पीएच चेंज अपॉन द एडिशन ऑफ एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट्स। इसमें इसका मतलब एसिडिक या बेसिक कोई भी कंपोनेंट ऐड करेंगे तो वो पीएच चेंज का रेजिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं दो तरह का हो गया हमारे पास। तो फर्स्ट हमारे पास होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, और फिर हमारे पास होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है और एसिडिक क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। तो बड़ा सिंपली आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर इससे क्वेश्चन आ सकता है आपके एनडी में, तो हालांकि जो करार है सभी में से आ ही सकता है, तो ये तो ध्यान रखना है। बफर सॉल्यूशन में ये एसिडिक कैसा होता है, तो पहली बात तो ऐसा बफर सॉल्यूशन जिसका पीएच 7 से कैसा हो, कम, पीएच वैल्यू कितनी हो, 7 से कम हो उसकी। तो 7 से कम पीएच वैल्यू वाला जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक बफर सॉल्यूशन होगा, और पीएच जिसका 7 से ज़्यादा होगा तो वो कैसा होगा, एक बेसिक बफर सॉल्यूशन होगा। ये तो सिंपल सी बात है। फिर ये बफर सॉल्यूशन बनता कैसे, जो बफर सॉल्यूशन होता है वो एसिड या बेस प्लस उस एसिड या बेस के किसी दूसरे के साथ जो हमने सॉल्ट बनाया उसके साथ बनता है। अब ये कैसे बनता है, सबसे पहले हम बात करें एसिडिक बफर सॉल्यूशन की। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन में होता है दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है वीक एसिड। सबसे पहले एसिडिक बफर सॉल्यूशन में हमें मिलेगा एक वीक एसिड प्लस, क्योंकि ये सॉल्यूशन है, ये दो को मिलाकर बनाया गया है, समझ में आएगा आपको, सॉल्यूशन तो सिंगल से तो होता नहीं है, तो वहाँ पर वीक एसिड होगा प्लस उसमें होगा इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास अगर कोई एक वीक एसिड हो, समझ में आ रहा है, वीक एसिड हो, साथ में उसी एसिड की किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हम रिएक्शन कराइए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद जो हमको सॉल्ट मिला है, समझ में आ रहा है, उन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा हमारा बफर सॉल्यूशन। तो वीक एसिड प्लस उस एसिड के स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराने के बाद जो हमको सॉल्ट मिला है तो वो सॉल्ट प्लस वीक एसिड जो पहले था उसको हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। अगर सिंपली अगर एग्जांपल देखें, जैसे हमारे पास CH3COOH, ये क्या है, एक वीक एसिड है, ये सभी जानते हैं वीक एसिड है, और कार्बनिक एसिड तो ये सभी वीक भी होते हैं, तो आपको पता ही होगा। अब ये वीक एसिड है, इसकी अगर हमने रिएक्शन कराई है, जैसे कि अगर हम रिएक्ट करा दें NaOH से, जो कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके साथ जब रिएक्शन कराई होगी तो यहाँ हमें एक सॉल्ट मिलेगा जो होगा CH3COONA प्लस H2O, तो निकल जाएगा, वो रिएक्शन हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक। तो ये H2O ये हमारे पास अलग हो गया, तो ये हमारे पास क्या मिल गया, सॉल्ट। और सॉल्ट कैसे मिला, उस वीक एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराने पर। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, CH3COONA, और इन दोनों का जो ये सॉल्यूशन है इसको हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। सिंपल, समझ में आ गया, ये कैसा हो गया, बफर सॉल्यूशन। फिर बेसिक बफर सॉल्यूशन में सेम वही चीज होती है, यहाँ पर वीक एसिड लिया था तो यहाँ हम लेंगे वीक बेस, ठीक है। तो वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट
सॉल्ट विद, अब गैस करिए आप यहाँ पर क्या होगा, अगर आपने गैस कर लिया मुझे लगता है सही करा होगा कि यहाँ पर अब हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा हमारे पास, बफर सॉल्यूशन या बेसिक बफर सॉल्यूशन होगा। अब बेसिक बफर सॉल्यूशन को जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाएंगे इससे हम, तो ये हमारे पास अभी तो बेस है, आप सभी जानते हैं, तो बेस है और ये कैसा वीक बेस है। ठीक, अब अगर हम इस वीक बेस की रिएक्शन अगर हम करा दें, ये वीक बेस और इसकी जब रिएक्शन हम करा दें, सॉरी मैंने यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ, HCl से, HCl एक कैसा है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि वीक बेस है, इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हमने रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा NH4Cl। ठीक है, ये जो सॉल्ट है वो किससे मिला है, वीक एसिड की वीक बेस की स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन के बाद, तो इसका और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा हमारे पास, बफर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये बफर सॉल्यूशन एसिडिक है और ये बेसिक है क्योंकि इसमें कुछ आपको एसिड दिख रहा है, वीक एसिड है, और यहाँ आपको बेस दिख रहा है जो कि वीक बेस है। तो ये दोनों ही तरह के जो सॉल्यूशन है ये क्या करते हैं, अपने जो पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं। इसके अलावा हम बात करें हमारी बॉडी के अंदर या जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं उनके अंदर भी बफर सॉल्यूशन होता है जो उनके पीएच को बैलेंस रखता है। ठीक है, क्योंकि पीएच बैलेंस रहना हमारा ज़रूरी है, वरना फिर गड़बड़ी हो जाएगी, या अगर पीएच में कोई भी होता है तो अंदर की जितनी भी हमारे पास क्रियाएँ हैं, ठीक है, वो सब बदल जाएंगी, गड़बड़ हो जाएगी उसमें। तो इसके लिए जो हमारा पीएच बैलेंस रखता है वो हमारे पास है कार्बनिक एसिड है। ठीक है, तो कार्बनिक एसिड और हमारे पास जो हमारे सोडियम कार्बोनेट है ये हमारे पीएच को बैलेंस रखता है। ये देखिए कैसे करते हैं, तो कार्बनिक एसिड देखिए H2CO3, अब ये कार्बनिक एसिड है और ये वीक एसिड है, तो ये सब कार्बनिक एसिड जितने भी होते हैं वीक होते हैं, जो कार्बन के कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं, ये वीक एसिड है, प्लस हमारे पास सोडियम कार्बोनेट तो Na2CO3। ठीक है, ये क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। और ये सॉल्ट कैसे बनाया है, इसकी जो वीक एसिड है इसकी रिएक्शन कराई हमने, आप करा दें इसकी NaOH से, किससे, NaOH से करा देंगे तो आपको Na2CO3 मिल जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन है ये बफर सॉल्यूशन है और ये किन के अंदर है, ये लिविंग बीइंग के अंदर है। तो ये बफर सॉल्यूशन होगा और इसको करते हैं रब और चलते हैं हम आगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सॉल्ट की, जो हमारा एक लास्ट टॉपिक है इसका। तो सॉल्ट की अगर सिंपल डेफिनेशन में हम चलें तो हमने पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसने भी पढ़ी होगी वो ये बता देगा कि सॉल्ट कैसे बने। अब सॉल्ट बनते हैं एसिड और बेस की रिएक्शन से और उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर सिंपल अगर हम डेफिनेशन की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगी, सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। कई सारी डेफिनेशन हो सकती हैं, एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। इसके अलावा भी डेफिनेशन हो जाती है कि अगर हमारे पास सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट के अंदर कोई दूसरा कैटाइन होता है और एक अलग एनाइन होता है, नहीं कैटाइन और एनाइन होंगे। अब ये कैटाइन और एनाइन सिंपली अगर हम सॉल्ट की बात करें तो कैटाइन जो होगा वो H+ के अलावा कोई दूसरा कैटाइन होगा और जो एनाइन होगा वो OH- के अलावा कोई दूसरा एनाइन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दो कंपोनेंट्स हमें मिल रहे हैं कि जो हमारे पास ऐसे सॉल्ट होगा उसके अंदर दो आयन होंगे, एक कैटाइन और एक एनाइन। कैटाइन एनाइन क्या होता है बता देता हूँ। कैटाइन एक पॉजिटिव आयन होता है और एनाइन एक नेगेटिव आयन है। सिंपल से हम कैटाइन पॉजिटिव और एनाइन नेगेटिव, इतना ध्यान रख लें। ठीक है, अब यहाँ का कैसे मिला हमको, सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो सिंपल से एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास H2SO4 एक एसिड है, ठीक है, और हम यहाँ पर NH4OH क्या ले लें, एक बेस। ठीक है, तो इसके बाद जो हमें एसिड मिलेगा जो प्रोडक्ट वो होगा हमारा सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेसिकली होता क्या है वो समझ लेते हैं हम। आपको जब भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा रहे हैं तो मैंने बताया सबसे पहले हमको पानी निकाल लेना है। सही है, कुआं खोदो और पानी निकाल लो, बाकी बच्चे को सब हमारा है। ठीक है, पानी निकाल लेते हैं, सब कुछ पानी बना दो। तो जितने H2 हैं इधर और इधर OH लगे हुए हैं तो इनसे मिला के पानी बना दो। तो कितना बन सकता है पानी, H2O। पर यहाँ पर देखना आपके ये दो H आपको यहाँ से भी गायब करने और यहाँ से OH, तो आपको ये OH दो लेने पड़ेंगे। इसका मतलब जो NH4OH को दो कर लो बैलेंस करने के लिए। अब इतना निकाल दिया, इसके बाद पानी बना लो तो SO4 हो गया। SO4 की वैलेंसी 2 होती है, आपको पता होगी, और NH4 की 1 होती है, तो 2 होंगे। तो NH4 हमें 2 लेने पड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस SO4। ठीक है, तो इतना तो आपको पता ही होती है कि जब भी आप किसी को इस तरीके सब्सटेंस को लिखते हैं जिसमें आयंस होते हैं तो उसमें कैटाइन को पहले और एनाइन को बाद में लिखा जाता है।
तो कोई ऐसा ना सोचे कि SO4 NH2 NH4 वो NH4 का होल ट्वाइस लिख दूँ, पहले SO4 लिख दूँ फिर NH4 का होल ट्वाइस, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये जो मिला है वो क्या है, सॉल्ट, और यहाँ क्या मिला है हमें, वाटर, ठीक है। फिर हम आगे बात करेंगे कि हाँ भैया कि यार ये कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो कैसे होगा, कोई वीक के साथ कर रहा है तो क्या होगा, उसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन अभी सिंपल याद रख लो कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद हमको मिलते हैं। अब यहाँ पर दो पोर्शन हो गए इसके, एक ये आयन हो गया और एक ये आयन हो गया। ये आयन जो हमारा होता है नेगेटिव है, ठीक है, और ये आयन हमारे पास कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये जो पॉजिटिव आयन है इसको हम बोलते हैं कैटायन, और जो हमारे पास नेगेटिव आयन है उसको बोलते हैं एनायन, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्ट के अंदर दो आयन होंगे, कैटायन और एनायन। तो सिंपल अगर सॉल्ट की बात करें, सिंपल सॉल्ट, क्योंकि बेसिकली ये जो डेफिनेशन है वो सिंपल सॉल्ट की, सॉल्ट के टाइप में पहला टाइप होता है सिंपल सॉल्ट। तो सिंपल सॉल्ट में जो कैटायन होता है वो H के अलावा होता है, H+ के अलावा कोई दूसरा हमें कैटायन मिलेगा, और एनायन होता है वो H के अलावा कोई दूसरा एनायन होगा। क्योंकि जब एसिड सॉल्ट रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एसिड का जो H+ आयन होता है और बेस का जो OH- आयन होता है वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और वाटर बना के निकल जाते हैं अलग। तो वो तो अलग हो गया, बचा हुए जो आयन होते हैं वो आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके अगर टाइप की चले तो हमारे पास सबसे पहले तो सिंपल अगर बात करें तो सिंपल सॉल्ट हो गए, तो उसकी बात तो हम कर चुके हैं। सिंपल सॉल्ट्स की बात करें तो ये हमारे पास है, जैसे कि इसके मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। तो यहाँ आप देखिए एग्जांपल इसके पास आपको NaCl हो जाएगा, और साथ ही अगर हम और बात करें तो Na2SO4 भी आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपल सॉल्ट हो जाएगा। कई सारे एग्जांपल और भी हैं आपको, जैसे मैं बता दूं, जैसे KCl हो गया और BaCl2 हो गया आपके पास, ये सभी क्या है आपके सिंपल सॉल्ट। और कई सारे एग्जांपल है, वैसे तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, और सिंपली अगर आपको लगता है कि और भी याद रखने हो तो जा सर्च मार लो, ठीक है, मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये क्या है, सब सिंपल सॉल्ट है। सिंपल सॉल्ट क्या होता है, बेसिकली वो पूरा न्यूट्रलाइजेशन उसमें पूरी तरीके से हुआ होता है, यानी ना इसमें कोई एसिडिक नेचर बचा है, अब ना कोई बेसिक नेचर बचा है, तो इसमें बिल्कुल भी एसिडिक और बेसिक नेचर नहीं बचा है। तो ये हमारे पास सिंपल सॉल्ट। फिर हम बात करते हैं आगे एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट, तो एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्ट के अंदर जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो एसिड होता है वो स्ट्रांग होता है, या आप कह सकते हैं कि जो एसिड स्ट्रांग है और साथ में बेस कैसा है, नेगेटिव है, सॉरी वीक है, या नेगेटिव क्या बोल रहे हैं, बेस हमारा वीक है और एसिड कैसा है, स्ट्रांग है। इसके अलावा हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड होगा, इस टाइप के जो सॉल्ट बनेंगे वो तब बनते हैं जब हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर जो एसिड हम ले रहे हैं उसमें जो H+ आयन है वो 2 या 2 से ज़्यादा हो। समझ में आ रहा है आपको, जो यानी प्रोटॉन बोल सकते हैं आप इसको, प्रोटॉन बोल सकते हैं H+ आयन को, तो वो क्या होंगे, या तो 2 होंगे, कम से कम 2 होंगे, और या 2 से ज़्यादा होंगे। अब यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा होने पर होता क्या है कि जब वो रिएक्ट करते हैं तो उनमें से कोई एक H आयन या उससे अगर ज़्यादा है तो 2 या मे बी उससे ज़्यादा कोई आयन वहाँ पर रह जाएगा उस सॉल्ट के अंदर। यानी जो हमारे पास ज़्यादा H+ आयन वाला जो सॉल्ट है, सॉरी जो एसिड है, उसके अंदर से सब H+ आयन तो निकलते नहीं है, कुछ H+ आयन वहीं पर रह जाते हैं। अब वो H+ आयन अगर सॉल्ट के अंदर रह जाता है तो उस H+ आयन की वजह से, ठीक है, वो उसका जो सॉल्ट का नेचर एसिडिक हो जाता है। जैसे अगर सिंपल हम बात करें तो यहाँ मैं आपको एक बता देता हूँ, रिएक्शन भी बता देते हैं। जैसे हम H2SO4 की बात करें और इसकी रिएक्शन हम NaOH से करा दें, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमें एक ये सॉल्ट मिल सकता है। यहाँ से हम यहाँ पर देखिए 2 H+ आयन है। अब अगर इसमें से अगर एक ही H+ आयन जाता हटता तो क्या बनता हमारे पास, तब हमें बचता है Na। अच्छा, यहाँ पर ये जो एग्जांपल लिखा है आप इसको ना भी लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से इसमें ये नहीं होगा, तो एक निकाल देंगे तो एक केवल एक हाइड्रोजन हटेगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा, लेकिन एक रह गया है HSO4। फिर हमारे पास एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा और मिल जाएगा वाटर, ठीक है। तो यहाँ से हमको देखिए क्या मिल गया, NaHSO4। तो इसमें एक H+ आयन आ गया। अब इस H+ आयन से हमें डिसाइड होता है क्या, हमारा एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर डिसाइड होता है, इस वजह से ये सॉल्ट कैसा हो जाता है, एसिडिक सॉल्ट। तो ये हो गया एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। तो हम इसको ध्यान रखेंगे। सिंपल में इसके आपको एग्जाम्पल बोलूँ तो और भी हो सकते हैं, जैसे आपके पास और एग्जाम्पल है NaH2PO4। तो ये भी क्या है, कई सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। तो देखिए इसको पहले हम रब करते हैं, फिर आगे चलते हैं। शायद मैं इसको भी और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल और है आपके पास NaHCO3। तो ये भी आपके पास क्या है, एसिडिक सॉल्ट है। तो पहले इसको रब करके फिर आगे वाले सॉल्ट पर हम चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं बेसिक सॉल्ट की। तो हमारा थर्ड टाइप है बेसिक सॉल्ट। तो
जैसे एसिडिक सॉल्ट है सेम वैसे ही बेसिक सॉल्ट है, बस क्या है ऐसा सॉल्ट जिसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। अब ये ऐसा सॉल्ट होता है कि इसमें कैटाइन होते हैं एनाइन होते हैं, दोनों ही होते हैं, पर एनाइन यहाँ पर OH माइनस यानी OH भी आ जाता है एनाइन के फॉर्म में, ठीक है। अब ये कब आएगा, जब हम किसी ऐसे बेस को लें जिसके पास ज़्यादा OH माइनस आयन देंगे, ठीक है। यहाँ पर कहें ऐसा सॉल्ट मिलेगा हमको फिर जिसमें OH माइनस आयन होने की वजह से उसका नेचर भी बेसिक हो जाएगा। अब सिंपल सी चीज़ है, एसिडिक या बेसिक की बात करें तो यार आप सिंपल ध्यान रख सकते हो कि एसिडिक में जो pH होगा वो 7 से कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बेसिक का जो pH होगा वो उससे ज़्यादा हो जाएगा 7 से, ठीक है। तो ये कब मिलेंगे हमको, यहाँ हम सिंपल सा ऐसे ही बोल सकते हैं, जो हमको स्ट्रॉन्ग, सिंपल सा एक तरीका है, स्ट्रॉन्ग बेस और हमारे पास क्या करें वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के न्यूट्रलाइजेशन से मिलते हैं, सिंपल सा तरीका है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बेस का इफेक्ट रह जाएगा, तो वो बेसिक नेचर का हो जाएगा, तो हमें जो सॉल्ट मिलेगा कैसा हो जाएगा, वो बेसिक सॉल्ट। तो मैं इसके कुछ एग्जांपल आपको बोल देता हूँ, जैसे कि ZnOHCl2 कर सकते हैं आप, इसी के साथ ही आप कर सकते हैं MgOHCl, सॉरी यहाँ Cl2 ना करें, केवल Cl करें। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूँ जैसे PbOHNO3 कर सकते हैं, ये भी एग्जांपल है, इसके कई सारे एग्जांपल यार लिख लेना आप। और FeOH का होल्ड डिवाइस है और हमारे पास है Cl, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सभी बेसिक सॉल्ट है। तो बेसिक सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, एसिडिक सॉल्ट में H+ आयन दिख जाएगा, बेसिक सॉल्ट में OH- आयन दिख जाएगा, पहचान लिया, ठीक है, पता चल गया। और बाकी हमको पता है कि इसका नेचर कैसा होगा। फिर हम बात करते हैं डबल सॉल्ट की। अब ये डबल सॉल्ट कैसे मिलते हैं हमको वो देखना है। अब डबल सॉल्ट में देखो आपको नाम ही आ रहा है डबल सॉल्ट, यानी 2 सॉल्ट इसमें मिले होंगे। अब जब 2 सॉल्ट मिले आपस में और मिलने के बाद क्या करा दिया जाए, उनका क्रिस्टलाइजेशन, यानी सिंपल से अगर हम बात करें तो अगर हम किसी सॉल्ट को 2 सॉल्ट को लेकर जिनके डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं या डिफरेंट क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर हैं उनके, पर उनका क्या करा दें हम, क्रिस्टलाइजेशन। तो जब हमें वो सॉल्ट मिलेगा फिर दोनों का क्रिस्टलाइजेशन कराने के बाद उसको हम बोलेंगे डबल सॉल्ट। तो इसका बड़ा फेमस एग्जांपल आपको पता होगा, फिटकरी, इसमें K2SO4 Al2SO4 कितना हो जाए होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये हमारे पास क्या सिंपल से आप इसको फिटकरी को जानते हैं। और अगर आप क्या एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, एग्जांपल कई सारे हैं, जैसे कि एक और है FeSO4 NH4 होल ट्वाइस और आपके पास हो जाएगा SO4.6H2O। ये मोहर सॉल्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, तो इसको याद रख लेना। तो ये 2 सॉल्ट बड़े फेमस हैं। ये कैसे हैं, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट कैसे, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये एक अलग सॉल्ट की तरह दिख रहा है, ये एक अलग सॉल्ट की तरह दिख रहा है, यहाँ पर इसको एक अलग सॉल्ट है, ये अलग सॉल्ट है, और दोनों को मिलाकर उनका जब क्रिस्टलन करा देंगे यानी क्रिस्टलाइजेशन करा देंगे तो हमको इस तरह का सॉल्ट हमको मिलेगा, ये डबल सॉल्ट हो जाएगा। और डबल सॉल्ट में ध्यान रखना है आपको कि ऐसा समझ लो डबल सॉल्ट में सीधा सीधा 2 सॉल्ट से मिलकर बना है वो, और 2 सॉल्ट का कब बना है, जब क्रिस्टलाइजेशन उनका करा दिया है। तो यहाँ पर हमें क्रिस्टल मिल गए, और इन दोनों के आपस में अगर हम इनकी कंपैरिजन करें तो अलग अलग इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर होंगे या क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर होंगे इसके, ठीक है, तो वो हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं मिक्स्ड सॉल्ट की। तो 5th है हमारे पास मिक्स्ड सॉल्ट। अभी मिक्स्ड सॉल्ट क्या होता है, यानी ऐसा सॉल्ट जिसके पास एक या एक से ज़्यादा या तो कैटाइन होगा या एनाइन होगा, सॉरी एक भी नहीं, मान लो 2 या 2 से ज़्यादा एनाइन होंगे और कैटाइन होंगे। तो ये ऐसे बोल सकते हैं विच कंटेन्स 2 और मोर देन 2, ठीक है। कैटाइन, कैटाइन आपको समझ में आ गया, पॉजिटिव होता है कैटाइन्स और एनाइन, लेकिन दोनों में से कोई भी एक होगा इसमें ज़्यादा, यानी 2 कैटाइन हो सकते हैं 2 एनाइन हो सकते हैं। पर आपको यहाँ ध्यान रखना है, मतलब ऐसा तो इसमें भी है कि 2 कैटाइन और 2 एनाइन, 2 कैटाइन हो सकते हैं 2 एनाइन भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पर ये क्या हमारे पास कैटाइन है हमारे पास, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एनाइन देखो तो कितने मिल रहे हैं, 2, एक ये एक ये। पर यहाँ पर इसको आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कैटाइन होगा वो H+ के अलावा कोई दूसरा होना चाहिए, और जो एनाइन होगा वो OH- के अलावा दूसरा होना चाहिए। तो ये वाले नहीं हो सकते, ना ये कैटाइन आ सकता ना ये एनाइन आ सकता, क्योंकि अगर ये कैटाइन आया तो वो डबल जो मिक्स्ड सॉल्ट नहीं हो जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्ट। और OH- एनाइन आता है तो वो बेसिक सॉल्ट हो जाएगा, मिक्स्ड सॉल्ट नहीं रहेगा। तो इसके मैं आपको एग्जाम्पल जैसे बता दूँ, कई सारे हैं हमारे पास, NaKSO4, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं
OCl और फिर Cl2, ठीक है। इसके बाद हम और एग्जांपल देख सकते हैं इसके, सॉरी यहाँ पर Cl है, और इसके बाद हम देखें तो MgNH4 और PO4। तो ये हमारे पास क्या है, मिक्स्ड सॉल्ट के एग्जांपल है। जैसे यहाँ पर देखिए तो दो हमारे पास क्या है, कैटाइन है और एक एनाइन है। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक कैटाइन है, यहाँ पर हमें दो एनाइन मिलेंगे, ठीक है। सेम यहाँ पर देखो तो दो हमारे पास क्या है, कैटाइन है और एक हमारे पास एनाइन है। तो यहाँ तो दो, कोई भी एनाइन दो हो या दो से ज़्यादा हो जाए, या कैटाइन दो से ज़्यादा हो जाए, तो वो हमारा हो जाएगा मिक्स्ड सॉल्ट। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की। तो मैं इसको करता हूँ पहले रब। तो चलिए अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, तो जिन भी बच्चों ने 11th और 12th में केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उन्होंने कॉम्प्लेक्स आयन पढ़ा होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आयन, और कॉम्प्लेक्स आयन कैसा दिखता है ये भी जानते होंगे। कॉम्प्लेक्स आयन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका वो एक बड़ी वाली ब्रैकेट के अंदर होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है रखा हुआ। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जहाँ भी आपको कोई ऐसा सॉल्ट मिल जाए जिसके अंदर एनाइन या कैटाइन में से कोई भी एक जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मिल जाए, तो वहाँ कॉम्प्लेक्स आयन होगा, तो वो सॉल्ट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की यही चीज़ हमारी डेफिनेशन भी है कि ऐसा कोई भी सॉल्ट जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आयन हो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं विच कंटेन्स, ठीक है, विच कंटेन्स वन और मोर देन, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, मोर देन वन कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन, अभी जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो दोनों में से अगर कोई भी एक या एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आयन तो वो हो जाए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और कॉम्प्लेक्स आयन को पहचानने का तरीका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आयन रखा हुआ होगा, जिसमें एक नहीं दो तीन हमारे पास अलग अलग जो एटम्स होंगे उनसे मिलकर बना होगा, तो वो हमारा होगा कॉम्प्लेक्स आयन। क्योंकि बेसिकली वो होता ही कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए उसको कॉम्प्लेक्स आयन बोल रहे हैं। ये बनता है कैसे, ये बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपने पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर, ठीक है। तो आप ऐसे ही पूछ सकते हैं आपसे कि कोई सॉल्ट जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है आयन के बीच में या एटम्स के बीच में, तो वो सॉल्ट कौन सा हो सकता है, तो वो होगा हमारे पास कौन सा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कुछ, जैसे कि हम एग्जाम्पल यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, K3FeCN6, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। अभी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से इसको देखेंगे। जैसे अगर हम आगे देखें तो K4FeCN4 हमारे पास क्या है, एक दूसरा, सॉरी इसकी CN6 है, तो इसको ध्यान रख लेंगे। आगे और देखते हैं हमारे पास NaAg, ठीक है, और हमारे पास NaAg, इसके बाद हमारे पास है NH3 का होल 4, ठीक है। और इसके बाद एक एग्जांपल है CuNH4 का होल ट्वाइस। फिर हमारे पास है, एक मिनट इसको यहाँ पर ब्रैकेट को ठीक कर लेते हैं, और SO4, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना ध्यान रखना है हमें, NH3 है ये और ये 4 है, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई, तो यहाँ पर इतना इसको आप समझ लें। ये क्या हमारे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो कॉम्प्लेक्स आयन आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये जो आयन है वो एक कॉम्प्लेक्स आयन है, ठीक है। ये जो आयन है वो कॉम्प्लेक्स आयन है, ये आयन कॉम्प्लेक्स है, ये आयन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स आयन होने की वजह से ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। अब यहाँ ध्यान रखना, अगर ये राइट में लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए ये क्या है, निगेटिव आयन होगा, यानी आप कह सकते हैं इसको एनाइन होगा। ये भी एनाइन है, ये भी एनाइन है, यानी इसमें जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो कौन कौन से, एनाइन एनाइन ये है, सही है, समझ में आ गया। और यहाँ पर क्या है, ये राइट साइड में है तो राइट साइड में कैटाइन रखते हैं, तो ये वाला आयन कैसा है, कैटाइन है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यानी टाइप्स ऑफ सॉल्ट तो हो गए हमारे पास। अब हम यहाँ चलते हैं कि हमारे पास एक सॉल्ट का वाटर में सॉल्यूशन दे रखा है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो एसिडिक है, बेसिक है या उसका न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये नेचर कैसे पता लगाते हैं उसको देखते हैं। तो आपको पीछे बोर्ड पे हेडिंग दिख रही होगी, डिटरमाइन द नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स। तो अगर कोई सॉल्ट है उसका एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है, आपको कैसे पता लगेगा कि ये बेसिक होगा, एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा, क्योंकि इससे सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको कोई दे दिया कि हाँ इसका एक्वस सॉल्यूशन अगर इस सॉल्ट का बनाया जाए तो निम्न में से कौन सा होगा, ये और सब, ठीक है। फिर इस तरीके से आप देख लेंगे। तो हमारे पास मान लीजिए एक मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ, Al2SO4 का होल थ्राइस। ये हमारे पास क्या है, सॉल्ट सबको दिख रहा है, सिंपल सॉल्ट आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसका नेचर कैसे पता लगाएं। तो आपको क्या करना है, उस सॉल्ट को सबसे पहले आपको कैटाइन और एनाइन में बांट लेना है।
तो इसमें जो कैटाइन मिलेगा आपको क्या मिलेगा, Al3+। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ से Al निकलेगा जो कैटाइन होगा, जो जिस पे कितना चार्ज होता है +3। यहाँ पर यहाँ प्लस 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 भी लिख सकते हैं, या +3 भी लिखा होता है, तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास SO4 होता है जिसपे माइनस माइनस या -2 या 2- भी कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये मिल गया हमारा कैटाइन, और ये हो गया एनाइन। तो ये कैटाइन हो गया और ये हो गया एनाइन। तो आपको सिंपली करना क्या है कि अब आपको लेना है, इसको करने के बाद आपको जलीय विलयन यानी एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो हमारे पास H2O होगा। ठीक है, अब H2O दो हिस्सों में टूट जाएगा। किसमें, एक तो हमारे पास वो मिलेगा OH- में, और एक होगा H+ में। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जो OH- है उसको आप करा दें कैटाइन के साथ रिएक्ट। ठीक है, और इसको करा दें H को, यानी जो प्लस आयन है हमारे पास H+ आयन, उसको एनाइन के साथ। इसके बाद हमें जो मिलेगा पता चल जाएगा क्या है। तो यहाँ से हमें एक रिएक्शन मिलेगी, रिएक्शन कराने के बाद हमें मिलेगा AlOH का होल थ्राइस। इसको आप बैलेंस कर लेंगे। देखिए यहाँ पर बैलेंस करना अगर आपको नहीं आता हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। इस पर +3 है और इस पर OH पर -1 है, या जहाँ कुछ भी नहीं लिखा है वो 1 है, तो इसका 1 को इधर भेज दो, 3 को इधर भेज दो। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। माइनस साइन नहीं लेना, माइनस+ साइन, नॉर्मली प्लस रहेगा, तो 1 इधर आएगा तो Al 1 हो जाएगा, 1 को लिखते नहीं है, और ये इसके होल थ्राइस हो जाएगा। तो वो समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हमें क्या मिल गया, बेस मिल गया। ठीक है, पहले तो इतना समझ लो ये बेस है, समझ में आ गया होगा। इससे हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर H2SO4 सेम जैसे ये कराया, इसका 2 इधर जाएगा 1 इधर जाएगा, तो H2SO4 मिलेगा। ये हमारे पास एसिड हो गया। लेकिन अभी पता कैसे चला कि ये हमारे पास कौन सा नेचर है, तो ये जो बेस है वो कैसा है, वीक। ये हमें पता होना चाहिए कि ये पता हो फिर हमें कि वीक कौन सा है और स्ट्रॉन्ग कौन सा है। कुछ को याद रख लो, ज़्यादा नहीं पूछते हैं आपसे खतरनाक से। ठीक है, ये इसी ग्रह के पूछेंगे, मंगल ग्रह के नहीं पूछेंगे, तो आपको वो याद नहीं करने हैं। तो एसिड को अगर आप देखेंगे तो ये एसिड आप सभी जानते हैं ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो भैया स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को अगर मिला दें तो आप खुद बताइए कि इसमें इफेक्ट किसका रहेगा, स्ट्रॉन्ग का रहेगा नहीं रहेगा। तो हमारे पास जो सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा, या जो वाटर में एक्वस वाटर के अंदर सॉल्यूशन होगा, इसको एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे, वो कौन से नेचर का होगा, वो होगा एसिडिक नेचर का। तो कैसे पता लगाया हमने, वीक बेस था, स्ट्रॉन्ग एसिड था। ठीक है, तो हमें मिला एसिडिक नेचर। अब वहां पर अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता और वीक एसिड होता तो हमें बेसिक मिलता। ठीक, अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते तो समझ रहे हैं आप, तो न्यूट्रल मिलेगा, और दोनों वीक होंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिर भी न्यूट्रल ही मिलेगा। तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, अगर वीक एसिड प्लस, देखिए यहाँ पे तो मैं आपको बता दिया मैंने, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का तो मैंने बता दिया जो कैसा होगा, एसिडिक। तो एक तो हमारे पास हो गया, दूसरा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो इनसे जो हमें मिलेगा वो कैसा होगा, बेसिक। ठीक है, समझ में आ गया। रिएक्शन करने की जरूरत नहीं, सिंपल सा पता कर सकते हो। जहाँ आपके पास जितने भी सॉल्यूशन में जो मैंने आपको एग्जांपल दिए थे एसिड और बेस के, तो उसको रखो, एक एक उठा के सबके कॉम्बिनेशन बना के कर लो, मिल जाएगा आपको बड़े आराम से। वही करते रहना, पानी निकालते रहना, सब में से सब मिलता रहेगा। पानी निकाल लेना बस, पहले से बता रहा हूँ, फिर मत करना पानी नहीं मिला हमको। फिर हम देखें यहाँ पर हमारे पास कितना स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और प्लस में हम कर दें स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस हो या स्ट्रॉन्ग एसिड हो, इन दोनों से जो मिलेगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल। ठीक है, और सेम ये न्यूट्रल तब भी मिलेगा जब हम क्या करेंगे, वीक बेस को ले लेंगे। ठीक है, वीक बेस प्लस हम कर देंगे वीक एसिड, तब भी हमको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। तो इस तरह के जितने भी सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन होंगे आप पता लगा सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन है, एक ये वाला कॉम्बिनेशन जिससे एसिडिक मिलेगा, ठीक है, इससे बेसिक मिलेगा, इससे न्यूट्रल मिलेगा, इससे हमको मिलेगा न्यूट्रल। ठीक है, तो 2 से न्यूट्रल मिल रहा है और एसिडिक बेसिक होने का आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, ये खत्म हो चुका है अब लेक्चर। सही है, एसिड बेस सॉल्ट बिल्कुल खत्म। नया लेक्चर शुरू करेंगे, अब अगला चैप्टर फिजिक्स का होने वाला है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यहाँ आपको मिल रहा है मैथ और साइंस का फ्री कोर्स।